आज महाराष्ट्र के एक बेमिसाल थिंकर, पॉलिटिकल राइटर फ़खरुद्दीन बेन्नूर साहब, इनकी आज बरसी है और उस दिन के ऊपर ये प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किया गया है कि मैं एक उनको ट्रिब्यूट की तरह समझता हूँ। साथ ही साथ कल एक चीज़ हुई जो कि महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए थी। शांतिगिरी महाराज ने नबी के शान में गुस्ताखी की, मैं उसकी भी यहाँ से मजम्मत करता हूँ। अल्लामा इकबाल का जो दौर था, तभी से अल्लामा इकबाल ने ये देखा कि कौम ज़वाल की तरफ जा रही है और उनकी जो चाहत थी या ख्वाहिश थी या जो वो एक फ़िक्र के तौर पे देख रहे थे, वो नौजवानों की तरफ देख रहे थे और उनकी मायूसी उनके कई शेरों में झलकी। उसमें से एक शेर था, वो कहते हैं कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं है तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। आज अगर अल्लामा इकबाल होते तो उनकी नाराज़गी कुछ हद तक दूर होती। लातूर के इन नौजवानों ने ऑर्गेनाइज की हुई इस कॉन्फ्रेंस को देखकर, लातूर के नौजवानों की फिक्र को देखकर, लातूर के नौजवानों की दूरंदेशी को देखकर। एक तारीखी शहर है लातूर, साथ ही साथ एक तालीमी शहर भी है। तालीम में एक मरकज की तौर पर लातूर शहर उभरा है और दुनिया ने इसको नाम दिया लातूर पैटर्न। मैं यहां पर एक दूसरा और एक पैटर्न देख रहा हूं। लातूर पैटर्न सिर्फ तालीम के लिए नहीं है, लातूर पैटर्न है इत्तेहाद के लिए, लातूर पैटर्न है कौम की फिक्र करने वाले लोगों का, लातूर पैटर्न है दूरंदेशी रखने वाले लोगों का, लातूर पैटर्न है हक की आवाज को बुलंद करने वाले लोगों का। अगर मैं एक लफ्ज में इसको समेटना चाहूं तो ये लातूर पैटर्न है इनकलाब का। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस तारीखी मौके पर, तारीखी कॉन्फ्रेंस में मुझ जैसे जिन यहाँ पे इतने माहिरीन लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जितनी उम्र है या जितना जिनका तजुर्बा है उतनी मेरी उम्र भी नहीं है, ऐसे एक छोटे से शख्स को यहाँ पे बोलने का मौका दिया। इनकलाब का और तालीम का एक गहरा रिश्ता रहा है। मुझे यहाँ पे तालीम के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ मार्टी के टॉपिक के ऊपर भी गुफ्तगू करने के लिए कहा गया है। तो इल्म का और इनकलाब का एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षण है वागिनी से दूध आहे, जो पील तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। तो वो तालीम ही है जो इनकलाब पैदा करती है या इनकलाब की सोच आपके और मेरे जहनों में डालती है। जो भी तालीम हासिल करेगा वो खामोश नहीं बैठ सकता, वो जुल्म के खिलाफ उस हक की आवाज को बुलंद करके ही मानता है। और वो तारीखी शहर ये लातूर है जहां पे तालीम का मरकज है। इस्लाम में भी इसीलिए तालीम को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। जब पहली वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से, उसकी बुनियाद ही यही थी। इस्लाम की जब दावत दी गई तो उसकी बुनियाद को कुरान बनाया गया। कुरान के ऊपर ईमान लाने को कहा गया, ना कि किसी शख्स के ऊपर या किसी और के ऊपर। कुरान को पढ़िए और कुरान के ऊपर ईमान लाइए। कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो एक किताब के ऊपर ईमान लाने को कहता है। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो आपको एक किताब के ऊपर ईमान लाने को कहता है। हमारी तारीख देख लीजिए, हमारे शहर, तारीखी शहर वाबस्ता थे इल्म से, इल्म के गहवारे हुआ करते थे। वो जाने जाते थे यूनिवर्सिटियों के नाम से। आप कैरो ले लीजिए, आप स्पेन के डिफरेंट सिटीज़ को ले लीजिए, या आप बगदाद को ले लीजिए। हर एक शहर वाबस्ता था एक यूनिवर्सिटी से। लेकिन आज के हमारे हालात इतने नीचे आ गए हैं कि आज हमारे शहर जो हैं वो खाने से वाबस्ता है। पहले लोग शहर का नाम लेते थे तो यूनिवर्सिटी का नाम आता था। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिदर का आप नाम लेते थे तो बिदर में एक बहुत ही बेहतरीन आला तालीमी इदारा था। लेकिन आज अगर आप नाम लेते हैं हैदराबाद का तो हमारे मुंह में बिरयानी की बात आती है।
आज हम पूना का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में दालचा खाना की बात आती है। आज हम मुंबई का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं कि आते आते सुलेमान उस्मान की मिठाई लेकर आना। हम नांदेड़ की बात करते हैं तो बोलते हैं कि वहां की तहारी जरूर खाना। गुलबर्गा की बात करते हैं तो कहते हैं कि तहारी जरूर खाना। औरंगाबाद की बात करते हैं तो नान खलिए की बात होती है। जलगांव की बात होती है, खानदेश की बात होती है तो गोश मांडे की बात होती है। जो कौम जानी जाती थी उसके तालीमी इदारों की वजह से, जिस कौम के घर लोग आते थे तालीम को हासिल करने के लिए, उस कौम के घर आज लोग आते हैं बिरयानी खाने के लिए, शिरखुरमा पीने के लिए। अगर जो कौम इकरा से खाने की तरफ मुतवज्जो होगी तो उस कौम का जवाल आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। नबी ने कहा था कि अगर आपके पेट में एक रोटी की जगह हो तो आप पौन रोटी ही खाओ, पाव रोटी मत खाओ। क्यों? क्योंकि जब पेट भरा रहेगा तो आप रिवॉल्यूशन, क्रांति की बात नहीं कर सकते। जब पेट को चिमटा लगेगा तब आप रास्ते पे उतरोगे। जब तक पेट भरा रहेगा तब तक क्रांति की बात नहीं होगी। तो हमको हमारे प्रायोरिटीज को डिसाइड करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ तारीख के यहां पे सर ने सारी तफसील से गुफ्तगू की, सचर कमेटी की वगैरह। तालीम के कुछ मैं आदाद शुमार इसलिए बता रहा हूं कि अल्लाह ताला ने हमको एक बहुत बेहतरीन चीज दी है भूलने की। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम कुछ अच्छी चीजें हैं वो भी भूल जाते हैं और जो चीजें नहीं भूलनी होती वो भी भूल जाते हैं। हमारा एजुकेशन में तनासुब क्या है? ग्रेजुएट हम कितने होते हैं? तो सिर्फ 4.9% लेटेस्ट आंकड़े के मुताबिक। हमारे 100 बच्चे जब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते उसमें सिर्फ 4.9 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। जब 100 बच्चे हमारे 10वीं में पहुंचते हैं तो उसमें के सिर्फ 27 बच्चे 10वीं का इम्तिहान देते हैं। जब 12वीं में जाते हैं तो सिर्फ उसमें से 10 बच्चे बचते हैं और जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो सिर्फ 2.2 बच्चे हमारे ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं। यह हमारा सूरत हाल है। सरसरी नजर में बाकी के कौमों के ऊपर डालूं तो हिंदू जो हमारे भाई हैं उनके 10% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, क्रिश्चियन के 22% ग्रेजुएट होते हैं और जैन के 26% ग्रेजुएट होते हैं। तो हम उनके मुकाबले कहां हैं यह आपको सोचने की जरूरत है। एजुकेशन जो तालीम है, जब आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, तब एजुकेशन ये सब्जेक्ट जो है वो रियासती हुकूमत के अंडर दिया गया, मतलब स्टेट के अंडर दिया गया। लेकिन उसके बाद में आइन में तब्दीली हुई और उसे आप रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। इस हिसाब से 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कि नया तालीमी निज़ाम किस तरह से हो। अब इसको गौर से सुनिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या कहा गया। पहला कहा गया कि जो तबके बहुत गरीब हैं, जो तबके पिछड़े हैं, गुर्बत की सूरत हाल में जी रहे हैं, उन तबकों को स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है। दूसरा कहा गया कि हिंदुस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब तहकीक और जुस्तजू में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो ताकि वो मुल्क तरक्की कर सके या वो कम्युनिटी तरक्की कर सके। ठीक है, बहुत बेहतरीन बात है कि तहकीक और जुस्तजू में पैसा खर्चा होना चाहिए। तीसरी बात, हायर एजुकेशन में जो एडमिशन लेने का बच्चों का तनासुब है वो 50% तक बढ़ाया जाए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चौथी चीज ये कहा गया कि तालीम के शोबों में लड़कियों का तनासुब है वो बढ़ाना चाहिए और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी और वर्कफोर्स का पार्ट बनेगी तो हमारी जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है। बहुत बेहतरीन बात, कोई शक को शुबा नहीं कि ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि नदाब सर ने कहा और शिकलकर सर ने कहा कि हमें किस तरह से गुमराह किया जा रहा है संरक्षण के ऊपर, मतलब हमारा पूरा फोकस जो है हमको संरक्षण के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया। और इसके पीछे पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। पहली चीज नवंबर 2022 में हुई, आपके बच्चों की, हमारे बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। इसका मतलब क्या है, पहली से 8वीं तक जो हमारे बच्चे पढ़ते थे उनको सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद हर साल 1000 रुपए की पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, वो बंद हो गई, उसको बंद कर दिया गया। अब गवर्नमेंट का रिपोर्ट है और उन्होंने जब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का असेसमेंट हुआ तब उन्होंने कहा कि 93% लोगों ने कहा, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं उसको ट्रांसलेट करके बताता हूं, कि अराउंड 93% ऑफ respondents pursue the pre-matric scholarship scheme as an important
इंटरवेंशन एनेबलिंग देम टू कंटिन्यू स्कूल एजुकेशन। मतलब 93% लोगों ने कहा कि स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाने की वजह से हमारे बच्चे अच्छे से तालीम हासिल कर रहे हैं। 55% लोगों ने कहा कि अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे बच्चों को हम स्कूल में भेजें। 55%। Around 91% of the students feel that pre-matric scholarship scheme has helped them to attend the school regularly। मतलब रोज स्कूल में जाने के लिए 91% लोगों ने ये कहा कि ये स्कॉलरशिप जो है वो अटेंड की जाए। मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त कम है। दूसरी चीज की कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो है वो बंद कर दी गई। इससे क्या होता था, जो बच्चे मुस्लिम के बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनको हर महीना 40,000 रुपए दिया जाता था कि आप तहकीक और जुस्तजू करें। पीएचडी का इंपॉर्टेंस क्या है, एक डॉक्टर एमबीबीएस से होता है तो वो एक जिस्म को और उसके जिंदगी में कम से कम 40-50 जिस्म को ठीक करता है। लेकिन जब एक पीएचडी सोशल साइंस में होता है और वो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह होता है तो पूरे समाज का जो हेल्थ है उसको वो ठीक कर सकता है। लेकिन ये भी बंद कर दी गई। नई उड़ान स्कीम जो कि नई उड़ान स्कीम बंद कर दी गई। हज हाउस जो आईएएस के लिए था वो बंद कर दिया गया। मौलाना आजाद फाउंडेशन था वो बंद कर दिया गया। एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस है उसको निकालने की बात हुई। सारथी बार्टी महाज्योति क्या करती है, मैं बस एक 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं। सारथी बार्टी जो ये है, ये सारी जो मैंने आपको जो स्कीम बताई वो स्कीम रियासत के सतह पर वो स्कीम सारथी और बार्टी अलग अलग कम्युनिटीज को देती हैं। तो जो मरकज ने हमारी स्कीमें बंद कर दी गई हैं वही स्कीमें हम चाहते हैं कि मार्टी के जरिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हो और ये वापस से स्कीमें फिर से शुरू की जाए और हमारा तालीमी मियार जो है वो आगे बढ़ता जाए। हाँ, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ठीक है ये सारी चीजें हो रही हैं, मैं मायूस नहीं कि नाउम्मीद नहीं कि मायूसी कुफ्र है। आज हमारे बीच अब्दुल रहमान साहब, अजीज पठान साहब, जाकिर शिकलकर साहब जैसी शख्सियतें मौजूद हैं। हमारे बीच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया जैसे इदारे मौजूद हैं। मेरी सोच को आप इस बात से साबित कर सकते हैं कि आज इस मजलिस में आप और मैं मौजूद हैं। मगर हाजरीन, आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, पड़ुदाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों के मानिंद हम आएंगे, मगर ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे, मगर ये अलग बात तादाद में कम आएंगे। आपकी समादों का बहुत बहुत शुक्रिया।